हाय एवरीवन। आई विश कि आप सभी ठीक होंगे। हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों की कमेंट आई हुई थी कि सर जब आप ड्राई इंग्रेडिएंट निकाल रहे हो तो आप मोटार के केस में आप ड्राई इंग्रेडिएंट को कंसीडर नहीं कर रहे हो और कंक्रीट के केस में आप ड्राई इंग्रेडिएंट को कंसीडर कर रहे हो। कैसे? जैसे कि हम लोग कंक्रीट के केस में क्या करते हैं कि हमारे पास 1 मीटर क्यूब का अगर वेट कंक्रीट है तो मतलब उसका ड्राई इंग्रेडिएंट कितना होता है 20 mm एग्रीगेट के लिए 1.57 मीटर क्यूब, मतलब कुछ अमाउंट में हमारा वेट ज़्यादा होता है। जबकि हम मोटार का केस में जितना मेरा वेट कंक्रीट होता है उतना ही हम एज्यूम करते हैं कि मेरा उतना ही क्या है, ड्राई में भी मेरे पास उतना ही है, ठीक है। तो वो कैसे, उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कंक्रीट में आप क्या यूज़ करते हो, कंक्रीट्स में आप क्या यूज़ करते हो, कोर्स एग्रीगेट यूज़ करते हो जिसकी साइज़ कितनी होती है 20 mm। अगर कोर्स एग्रीगेट की साइज़ होती है तो क्या होता है आपके पास, जब सारे चीज़ का मिक्सचर करते हो सीमेंट सैंड और आप क्या कोर्स एग्रीगेट का, तो उस ड्राई इंग्रेडिएंट को अगर मिक्स करते हो तो कोर्स एग्रीगेट की साइज़ क्या होती है 20 mm होती है, सैंड से बड़ी होती है। जिस कारण क्या होगा वहाँ पे क्या होगा, वर्ड्स होंगे। तो वर्ड्स होंगे तो क्या हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लीजिए इसमें आप रखते हो तो 1 मीटर क्यूब मतलब इतना वर्ड्स मतलब ज़्यादा होगा। किस लिए? क्योंकि वहाँ पे आपके क्या है, कोर्स एग्रीगेट है, जिस कारण वर्ड्स ज़्यादा होंगे। लेकिन फिर जैसे ही आप कंक्रीट में, ड्राई कंक्रीट में आप क्या मिक्स करते हो, वाटर मिक्स करते हो, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती थी, डिक्रीज़ हो जाती थी, ठीक है। और ये क्या बचता था आपके पास 1 मीटर क्यूब बचता था। तो टोटल आपको कितना ड्राई इंग्रेडिएंट लेने की ज़रूरत पड़ रही थी 1.57। किसके लिए? 20 mm अगर आप एग्रीगेट ले रहे थे, या फिर अगर आप 40 mm का एग्रीगेट ले रहे थे तो आपके पास कितना आ रहा था 1.27 का आपके पास क्या आ रहा था, वर्ड्स के कारण ये आपका ड्राई इंग्रेडिएंट हो रहा था। लेकिन ये जो आपकी केस थी, मोटार के केस में ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि लगभग मतलब आपका जो सैंड का पार्टिकल होता है वो सीमेंट के पार्टिकल से थोड़ा ज़्यादा होता है, जिस कारण वहाँ वर्ड्स क्या होते हैं, थोड़े कम होते हैं। तो वर्ड्स कम होंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज़ कम होगा। तो हम लोग उस जो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है उसको नेगलेक्ट मान लेते हैं मोटार का केस में, ठीक है। इसीलिए हम कोई मतलब किसी एक्स्ट्रा चीज़ से मतलब मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, किस में, मोटार के केस में। जबकि हम कंक्रीट के केस में हम वहाँ पे 1.57 का जो ड्राई इंग्रेडिएंट का जो वॉल्यूम था उससे हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। आई होप कि आपको अब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे हमारे फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन से, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, जो सेकेंड यूनिट है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, जो आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है कि ये अप्रोक्सीमेट क्या होती है, ठीक है। ये तो आपको फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन में पता ही है, लेकिन इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके कितने टाइप हैं, आप किसी बिल्डिंग का एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैसे निकालोगे, वो सारे मेथड हम क्या करेंगे इस यूनिट में, हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो फिर से हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को फिर से देख लेते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या होती है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज ए रफ एस्टिमेट prepared to decide financial aspect and policy and give an idea of the cost of the project to the competent statutory authorities। अब क्या करना है आपको, आपके पास क्या है कि ये क्या होता है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आपका रफ एस्टिमेट कहलाता है या क्या कहलाता है, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट कहलाता है। तो इसका क्या काम है, ये आपको क्या करता है कि आपको फाइनेंशियली आपको डिसाइड करता है, एक आइडिया देता है, एक रफ आइडिया देता है कि आपको इस प्रोजेक्ट करने में आपको कितनी अमाउंट की लगभग ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ये डिटेल नहीं है, अभी हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं। ये आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट देता है और पॉलिसी देता है, कुछ आइडिया देता है कि हाँ आपको इस प्रोजेक्ट करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेट इतनी कॉस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये होता है आपका क्या, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। इससे आपका एस्टिमेट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है,
क्योंकि ये आपका कोई डिटेल एस्टीमेट नहीं है, ये सिर्फ आपको एक अप्रोक्सीमेट लगाया जाता है कि उस प्रोडक्ट के लिए आपके पास इतने कॉस्ट मिनिमम तो होने ही चाहिए। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि दिस एस्टीमेट शो द कॉस्ट ऑफ लैंड। ये क्यों, मतलब क्या क्या ये अप्रोक्सीमेट क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है वो है। तो क्या करता है, दिस एस्टीमेट शो द कॉस्ट ऑफ लैंड, किसी लैंड का कॉस्ट वो डिसाइड कर सकता है, क्योंकि हम डिसाइड कर लेते हैं अपने से किसी लैंड का कॉस्ट, लेकिन एक्चुअल जिसकी लैंड है उससे लेने के बाद ही वो डिटेल में आपको पता चलता है कितना कॉस्ट ख़त्म मतलब पड़ रहा है उस लैंड का। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है उसको हटाने के लिए, कॉस्ट ऑफ रोड, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी वर्क, कुछ सामान है अगर आपको ज़रूरत की लेने के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन ETC स्पेशली। अब ये सारे जो भी चीज़ थे आपके एग्जांपल में, ये क्या है, ये हम अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट लगाते हैं कि हाँ इस लैंड का इतना कॉस्ट होगा, इस बिल्डिंग का इतना कॉस्ट होगा, ठीक है, इस रोड का इतना कॉस्ट होगा। वो हम क्या लगाते हैं, अप्रोक्सीमेट लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कोई डिटेल चीज़ नहीं है। तो हम एक मिनिमम लगाते हैं, एक फाइनेंशियल एक्सपेक्ट लगाते हैं कि हाँ इस प्रोजेक्ट के लिए कितना, इतने कॉस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, द estimate is prepared from the particle knowledge and the cost of the similar work. The work following documents to be attached, detailed report, site plan of the provisional land acquisition and provision of electricity, water supply etc. अब ये क्या करता है, ये आपको अटैच करना पड़ता है। आप जब डिटेल बनाते हो, डिटेल रिपोर्ट, तो आप पहले देखते हो कि आप अप्रोक्सीमेट कि मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए आप कितना खर्च करना चाहते थे। ठीक है, आप जब अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट निकालोगे तो आपको इस प्रोजेक्ट के लिए आपको कितनी कॉस्ट की ज़रूरत थी, कितना आपको खर्च करना है, वो चीज़ आपको क्या होता है पहले से डिसाइड होता है, पहले से पता होता है, वो आप कैलकुलेट कर लोगे एक रफ एस्टीमेट। फिर उसके बाद आप उसको क्या करोगे, जब उस प्रोजेक्ट को बनाओगे तो आपको क्या चाहिए, आपके पास क्या होगा, मेज़रमेंट बुक होगी। तो मेज़रमेंट बुक से आप क्या कर लोगे, डिटेल रिपोर्ट निकाल लोगे, और डिटेल रिपोर्ट निकालने के बाद आप क्या करते हो, एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट करते हो, उससे जो उसकी रेट होती है उसको क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आपके पास जो भी प्रोजेक्ट है उसका टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाता था। ठीक है, तो ये थी आपकी अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले कि इस प्रोजेक्ट में आपको कितनी कॉस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, वो चीज़ आपका डिसाइड करता है। ये एक क्या है, रफ एस्टीमेट है। ठीक है, अब नेसेसरी क्यों है, तो आपको पता ही चल गया होगा कि नेसेसरी क्यों है आपके लिए, जो हमारी अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट है क्यों नेसेसरी है। पहले तो ये प्राइमरी स्टडीज़ है, इससे आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ की कॉस्ट के लिए आपको इतनी मनी होनी चाहिए। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट मनी ही रखते हैं, क्योंकि जो भी हम अप्रोक्सीमेट मनी रखते हैं वो अमाउंट कुछ इंक्रीज करके ही हम रखते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टू द स्टडी ऑफ फ्लेक्सिबल रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब क्या होता है, उस प्रोजेक्ट के लिए कितना इन्वेस्ट हो करना है हमको, ये चीज़ हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के लिए। उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, फाइनेंस एडवाइस लेंगे कि हाँ कि इस प्रोजेक्ट को हम करें कि नहीं, अगर मेरे पास उतना कॉस्ट नहीं है तो हम उस प्रोजेक्ट को करेंगे कैसे। तो ये सारे चीज़ आपके पास है। टैक्स शेड्यूल बना लेंगे कि हाँ हमको इस प्रोजेक्ट के लिए कितना टैक्स देना पड़ेगा, फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ आपको एक आइडिया देता है अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। तो आप अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट को आप क्या किस किस नाम से जाना जाता है, पहला तो रफ एस्टीमेट, और फिर इसको प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ एस्टीमेट कितने टाइप से आप रफ एस्टीमेट को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास जो रफ एस्टीमेट है, टाइप ऑफ एस्टीमेट, इसमें आपके पास द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैन बी फाइंड आउट द फॉलोइंग मेथड। अब जो भी आपका अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट होगा, इसके थ्रू आप कोई भी बिल्डिंग का क्या कर सकते हो, कॉस्ट को फाइंड कर सकते हो। उसके लिए कुछ मेथड है और इसे आप बोल सकते हो टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेट। ठीक है, पहला जो टाइप है या पहला मेथड जो है वो क्या है, सर्विस यूनिट मेथड और यूनिट कॉस्ट मेथड इसको बोला जाता है। दूसरा है प्लिंथ एरिया मेथड, तीसरा है आपके पास
कारपेट एरिया मेथड, चौथा है फोर्थ नंबर में क्यूबिकल कंटेंट मेथड, फिफ्थ है टिपिकल बे मेथड, और सिक्स्थ और लास्ट है रफ क्वांटिटी मेथड। ये सारे मेथड के तौर पे आप किसी भी बिल्डिंग का एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो हमारा जो सेकेंड यूनिट है इसमें हम यही सारे मेथडों को एक एक करके डिटेल में हमको क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जो मेथड है या जो टाइप है हमारे अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट की, उसको देखते हैं। जो हमारा पहला क्या है, सर्विस यूनिट मेथड, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट रेट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, यूनिट रेट मेथड। दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रिपेयर बाय द मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट पर यूनिट बाय द नंबर ऑफ यूनिट इन द स्ट्रक्चर। अब ये क्या बोल रहा है, आपके पास जो सर्विस यूनिट या फिर यूनिट रेट मेथड है, इससे आप किसी बिल्डिंग का कॉस्ट कैसे निकालोगे। आप उसके एक यूनिट का अगर आपको प्राइस पता है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके आप पूरे स्ट्रक्चर का क्या निकाल सकते हो, प्राइस निकाल सकते हो। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको कोई स्कूल बिल्डिंग बनानी है तो इसका यूनिट क्या होता है, एक क्लासरूम होता है, क्लासरूम मिल के ही तो आपका क्या बनेगा, स्कूल का बिल्डिंग बनेगा। तो अगर आपको एक क्लासरूम का अगर प्राइस पता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, स्कूल का जो बिल्डिंग का प्राइस है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल इसी को क्या बोला जाता है, सर्विस यूनिट या फिर यूनिट रेट मेथड। जैसे आपके पास हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का यूनिट क्या होगा, बेड होगा। बेड जितना बेड होगा वही बेड मिल के ही तो हॉस्पिटल बनाएंगे। तो इसका एक यूनिट क्या हो जाता है, बेड। तो अगर आपके पास एक बेड का आपके पास कॉस्ट पता हो तो आप उस हॉस्पिटल का टोटल कॉस्ट निकाल लोगे। जितना नंबर ऑफ बेड होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप हॉस्पिटल का कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। तो ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, ठीक है, क्योंकि ये टाइप किसका है, अप्रोक्सीमेट का। इसी तरह अगर आपको वाटर टैंक का कॉस्ट निकालना है तो आपको उस वाटर टैंक 1 लीटर वाटर टैंक के लिए कितना कॉस्ट पड़ता है, उस हिसाब से आपको जितने लीटर के चाहिए उसका वाटर टैंक आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाईवे, अगर आपको कोई रोड कंस्ट्रक्शन करना है, अगर आपको पता है कि 1 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन में इतनी कॉस्ट चाहिए तो आपको जितनी भी किलोमीटर की रोड बनानी पड़ेगी वो आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतनी किलोमीटर की हाईवे बन जाएगी। ऑडिटोरियम, तो ऑडिटोरियम में क्या होता है, आपके स्क्रीन होता है और आपके जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो किससे बैठते हैं, सीट में बैठते हैं। तो ये ऑडिटोरियम में क्या होता है, नंबर ऑफ सीट। आपको एक सीट की कॉस्ट पता चल गई कि जो एक सीट है उसकी कॉस्ट क्या है, तो उस ऑडिटोरियम में जितनी नंबर ऑफ सीट होगी उतनी अमाउंट क्या होगी, उस ऑडिटोरियम की होगी आपके पास। अब क्या है आपके पास, इसके कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। वो क्या प्रॉब्लम है आपका, जो एग्जाम्पल 1 है उसको समझ लीजिए आप। प्रॉब्लम 1 है द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग with 12th classroom was 5,79,000। ठीक है, 12th क्लासरूम है जिसकी कॉस्ट कितना है, 5,79,000 अबाउट 3 ईयर बैक। जो ये अमाउंट है ये 3 ईयर बैक है। द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड द लेबर इन दिस 3 ईयर इज अप्रोक्सीमेटली 30%। अब जो इसकी कॉस्ट है, मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट, वो आपकी ये जो 3 ईयर बैक में थी उससे अब ज़्यादा कितनी हो गई है, प्रेजेंट टाइम में 30% हो गई है। एस्टिमेट द अप्रोक्सीमेट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्टिंग ए सिमिलर स्कूल बिल्डिंग विथ 15 क्लासरूम। 12 क्लासरूम का जो कॉस्ट था वो कितना था आपके पास, 5,79,000 जो कॉस्ट था वो 3 ईयर बैक में था। अब इसकी जो मटेरियल कॉस्ट और जो लेबर कॉस्ट है वो कितनी बढ़ गई है, 30% लगभग बढ़ चुकी है। तो आपको अब क्या करना है, एक स्कूल बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है जिसकी क्लासरूम कितनी है, 15 क्लासरूम है। तो आपको किस मेथड से करना है, सर्विस यूनिट मेथड से। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक क्लासरूम की आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लिए, ठीक है, कि हमारे पास 12 क्लासरूम है जिसका एक्सपेंडिचर कितना खर्च हो रहा था आपके पास 50, जो आपके 5,79,000 खर्च हो रहे थे वो 3 साल पहले हो रहा था। अब इंक्रीज कॉस्ट और मटेरियल लेबर कितना हो गया, 30% हो गया।
तो आपको अब किसके लिए डिज़ाइन करना है, 15 क्लासरूम के लिए आपको क्या करना है, अब डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक क्लासरूम का निकालना है कि कितना रेट था उस ओल्ड बिल्डिंग का, जो स्कूल बिल्डिंग था उसकी कॉस्ट कितना थी। तो टोटल एक्सपेंडिचर ओल्ड बिल्डिंग का कितना था, 5.79 लाख। उसमें कितने क्लासरूम थे, 12 नंबर। तो आप एक यूनिट निकालना है आपको कि एक क्लासरूम का उस टाइम कितना कॉस्ट था। तो आप क्या करोगे, 5,79,000 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 12 से। तो आपके पास क्या निकल जाएगी, एक जो क्लासरूम का जो कॉस्ट था वो आपके पास निकल गया। लेकिन अभी क्या हुआ, प्रेजेंट टाइम में उसकी जो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट थी वो कितनी हो गई, 30% इंक्रीज़ होगी। किसकी, उस क्लासरूम की। तो आप क्या कैसे निकालते हो उसका परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज, जितनी अमाउंट में था उसका 30% क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। तो 48,025 का जब आप 30% निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 14,475 रुपीज़ आ जाएगा। क्या, 30% इंक्रीज़ हुआ है। तो टोटल कितना रेट इंक्रीज़ हुआ, एक जो आपका क्लासरूम था वो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ दोगे, ये ओल्ड था और ये प्राइस क्या हुआ है, प्रेजेंट टाइम में इंक्रीज़ हो गई है, क्या गया, लेबर या फिर मटेरियल कॉस्ट के तौर पे। तो आपका जो अब एक क्लासरूम का अभी प्रेजेंट टाइम में जो एक क्लासरूम का जो कॉस्ट है वो कितना हो गया, 62,000 हो गई है, जबकि आपका पहले कितना था, 48,000 था। ठीक है, तो आपके पास अब प्रेजेंट टाइम में मिल गई है कितनी, एक क्लास का कॉस्ट निकल गया 62,000। अब क्या करोगे, कितने क्लास बनानी है आपको, उससे आप सिंपली क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो नंबर इन क्लास इन न्यू बिल्डिंग आपको कितना करना है, तो आपको क्या करना था, 15 नंबर का करना है। तो 15 रूम का क्लासरूम है आपके पास उस बिल्डिंग में, तो आप क्या करोगे, सिंपल 1 से जो 1 क्लासरूम का जो कॉस्ट था उससे आप मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9,40,875 रुपीज़ आपके पास टोटल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आ गई। कि अभी वैसा ही अगर आपको एक स्कूल बिल्डिंग बनाना पड़े वैसे ही क्लासरूम का, तो आपको अभी कितना पड़ सकता है, इतना जो 9 लाख है, इतने की अमाउंट आपको कॉस्ट पड़ सकता है। तो ये आपके पास एक सिंपल मेथड्स है जिसके थ्रू आप सर्विस यूनिट मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी न्यू बिल्डिंग का कॉस्ट आप आसानी से क्या कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट अमाउंट आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसको और बेहतर से समझने के लिए हम क्या करते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का, जिससे आपको क्या कर सकते, आसानी से डिटेल में आपको क्या हो जाए, समझ में आ सके। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 2। इसमें क्या है, द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉलिटेक्निक बिल्डिंग ऑफ ईयरली इंटैक्ट 120 स्टूडेंट इज फाउंड टू बी 20.8 लाख। अब जो भी आ रहे हैं 120 स्टूडेंट, उसके लिए कितने लाख्स की ज़रूरत पड़ रही है, 28 लाख्स। अलाउ 10% इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड लेबर्स। अब उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो उसकी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, तो वो कितनी हो रही है, 10% हो रही है कॉस्ट और लेबर की। डिटरमाइन द प्रोबल एक्सपेंडिचर टुवर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग फॉर ए पॉलिटेक्निक ऑफ ईयरली इंटेक 180 स्टूडेंट। जब 120 स्टूडेंट के कैपेसिटी वाले कोई पॉलिटेक्निक बिल्डिंग का कॉस्ट कितना था पर ईयर के लिए, वो कितना था, 28 पॉइंट इतने लाख का था। ठीक है, अब कितना हमको बढ़ाना है, 10% इंक्रीज़ हो गया किसमें, उसके मटेरियल और लेबर कॉस्ट में, क्योंकि टाइम टू टाइम हर किसी की कॉस्ट में क्या होता है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो वो इंक्रीज़ हो गया। अब हमको किसके लिए डिज़ाइन करना है, 180 स्टूडेंट के लिए क्या करना है, डिज़ाइन करना है उसी टाइप का एक न्यू बिल्डिंग। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए पहले। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ जो आपका जो बिल्डिंग है ईयरली इंटैक्ट जो आते थे आपके बच्चे 120 स्टूडेंट, उसके लिए आपके पास कॉस्ट कितना है, 20.8 लाख। अब इंक्रीज़ कितना हो गया, 10%। तो अब न्यू जो 180 स्टूडेंट के लिए वो निकालना है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि 1 स्टूडेंट के लिए कितना पड़ा, उसके बाद हम 180 के लिए निकाल लेंगे। ठीक है,
तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ द एक्सिस्टिंग पॉलिटेक्निक बिल्डिंग जो थी आपके पास कितना था, आपके पास कितना है 28, जो आपका 20.8 लाख है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गए 120 इंटैक्ट है, ठीक है। अब क्या हो गया, तो आपको क्या निकालना है, यूनिट रेट निकालना, मतलब एक स्टूडेंट का निकालना है कि एक स्टूडेंट आएगा तो कितना उस बिल्डिंग में खर्च पड़ेगा। तो आपके पास कितना था 20,80,000, उसको आप 120 से डिवाइड करोगे तो पर जो स्टूडेंट इंटैक्ट का आएगा वो कितना आ जाएगा 17,000 का कॉस्ट आएगा। अब क्या करना है, अब 10% की अमाउंट इंक्रीज़ हुई है, तो जो 70,000 आई है एक स्टूडेंट पे, उस पर आप उसकी कॉस्ट पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 10% का कॉस्ट का, तो 10% आप निकालोगे तो 1,000 आएगा। अब उसको टोटल जोड़ेंगे आप, टोटल ऐड कर दोगे, जो आपका कितना था ऑल्ड में एक स्टूडेंट का कितना था और इंक्रीमेंट एक स्टूडेंट का कितना हुआ, तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगी 19,000 की आपके पास क्या आ जाएगी, एक कॉस्ट आ जाएगी। अब जब आ गई आपके प्रेजेंट टाइम में एक स्टूडेंट इंटैक्ट का आपके पास कॉस्ट आ गया, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो किसके लिए 180 के लिए आप आसानी से क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब जब आपको न्यू बिल्डिंग बनानी है तो आपको कितने स्टूडेंट है 180 है, इंटैक्ट करेंगे तो 180 है, तो सिंपली आप क्या कर लोगे जितने भी आपके एक यूनिट में था उससे आप क्या कर सकते हो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब इससे आसानी से आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितने आ जाएगी 34.32 लाख्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, जो कॉस्ट होगा आपके न्यू बिल्डिंग का वो आपके पास आसानी से निकल चुकी है। तो आपको आप क्या कर रहे हो आसानी से एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फाइंड कर चुके हो किसकी, एक न्यू बिल्डिंग की, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से जो हमारा फर्स्ट में अप्रोक्सीमेट जो टाइप्स या मेथड बोलो उसको आप अच्छे से समझ में आई होगी। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, हमारे जो और बचे हुए जो मेथड्स है उसको एक एक करके डिटेल में हम क्या करेंगे समझेंगे। जैसे हमारे पास अभी और क्या क्या बचे हुए हैं, जैसे हमारे पास अभी क्या क्या बचे हुए हैं, लेंथ एरिया मेथड बचा हुआ है, कारपेट मेथड बचा है, क्यूबिकल कॉन्टैक्ट मेथड बचा है, टिपिकल बे मेथड और रफ क्वांटिटी मेथड। ये सारे चीज़ को अब क्या करेंगे एक एक करके हम डील करेंगे, जिससे हमारा सेकेंड यूनिट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करें, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू।